हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ट्यूटोरियल। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है ये क्लास 11 एंड क्लास 10 दोनों के लिए बेनिफिशियल चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न होता क्या है। पहले तो हम पढ़ेंगे कि सेल एक अराइज हुआ कहाँ से। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी किसने दिया था? रडल्फ वर्चॉ ने दिया था। रडल्फ वर्चॉ ने ये बताया कोई भी न्यू सेल जो होता है, न्यू सेल का अराइज होता है कहीं ना कहीं कोई पहले से सेल होता है, उससे न्यू सेल अराइज होता है। यानी पहले किसी सेल में डिवीज़न होकर के न्यू सेल्स बनते हैं, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल में डिवीज़न होता है और क्या बनते हैं? न्यू सेल्स बनते हैं। अब देखिए गाइस, कोई भी जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बीइंग है, जितने भी लिविंग बीइंग हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका लाइफ स्टार्ट होता है एक ही सेल से, जो कि जायगोट से। जायगोट में मल्टीपल टाइम्स डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने के बाद वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मैच्योर सेल बनते हैं हमारे जैसे। ठीक है, अब पहले ये समझते हैं कि जायगोट क्या है और जायगोट बनता कैसे है। जायगोट जो है एक सिंगल सेल है। ये बनता कैसे है? जैसे हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए दो पेरेंट्स का होना ज़रूरी होता है, यानी एक मेल पेरेंट्स और एक फीमेल पेरेंट्स। तो मेल पेरेंट्स से हम लोगों को स्पर्म मिलता है, फीमेल पेरेंट्स से हम लोगों को ओवा मिलता है। जब स्पर्म एंड ओवा मीट करते हैं यानी फर्टिलाइज़ करते हैं, तो फर्टिलाइज़ करने के बाद एक सेल बनता है। उसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। अब मानिए दोस्तों, क्या हम लोगों के बॉडी में कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर बन जाने के बाद क्या, या मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाने के बाद क्या बॉडी में सेल डिवीज़न या उन सेल में सेल डिवीज़न बंद हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि हम लोगों के बॉडी मैच्योर हो जाने के बाद भी हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवीज़न थ्रू आउट दी लाइफ होता रहता है। यानी जो हम लोगों का जो भी सेल्स ख़राब हो गया है या फिर जो भी से कट छट जो भी हो गया है, उन सेल को रिपेयर करने के लिए सेल डिवीज़न हम लोगों के बॉडी में थ्रू आउट दी लाइफ होता रहता है। अब देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैसा फीचर है? मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता ही है। अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर सेल डिवीज़न होता क्यों है। सेल डिवीज़न इसलिए होता है ताकि न्यूक्लियोप्लाज्म का रेशियो वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या रहे? रीस्टोर रहे थ्रू आउट आवर लाइफ। मतलब हमारे लाइफ में मतलब सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इनका वॉल्यूम क्या रहे? हमेशा रीस्टोर रहे। इसीलिए सेल डिवीज़न किया जाता है। सेल डिवीज़न देखिए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो चलिए पहले टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न पढ़ते हैं। 3 टाइप्स के सेल डिवीज़न होते हैं। एक माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है। माइटोसिस में क्या होता है? डायरेक्ट डिवीज़न होता है। फिर माइटोसिस होता है। फिर उसके बाद से क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। अमाइटोसिस क्या है? अमाइटोसिस का मतलब क्या होता है? अमाइटोसिस का मतलब होता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2, बाइनरी का मतलब होता है 2, और फ्यूजन का मतलब होता है डिवीज़न। यानी एक सेल इवेंचुअली डिवाइड हो करके 2 सेल्स बनाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे या अमाइटोसिस बोलेंगे। अब इसमें क्या होगा? कोई भी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है। अब क्रोमोसोम और क्रोमैटिन क्या है? देखिए, हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी डीएनए होता है। मोस्ट ऑफ टाइम जो रहता है डीएनए कॉइल फॉर्म में रहता है। उसी कॉइलिंग फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमैटिन बोलते हैं।
और हाईली कॉइलिंग फॉर्म में रहता है, उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। यहाँ यानी कंडेंसेशन का मतलब ही होता है कॉइलिंग होना, यानी कॉइल नहीं रहता है। यहाँ पर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं होता है, ना ही क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, ना ही यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन गायब होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर नहीं होता है। तो होता क्या है, यहाँ देखिए एक सेल जो है, एक सेल इवेंचुअली डिवाइड हो जाता है दो सेल में, यानी एक पेरेंट सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। यानी पहले क्या होता है, पहले एक सेल्स के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, यानी कार्योकाइनेसिस होता है। कार्योकाइनेसिस होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस में एक ग्रुप बनना स्टार्ट होता है। अब वो ग्रुप बनेगा, बनने के बाद क्या होगा, अब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, यानी सेल्स का डिवीज़न होगा, यानी साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस जब होता है उस वक्त में जो न्यूक्लियस है देखने में डम्बल शेप का हो जाता है, और डम्बल शेप होने की वजह से ये ग्रुप जो है क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, अमाइटोसिस में क्या होता है, कार्योकाइनेसिस जो है साइटोकाइनेसिस को फॉलो करता है। अब इसके डिसएडवांटेज भी है और कुछ एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस में ग्रुप बन रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप क्या होगा एकदम सेंटर से बनेगा, हो सकता है ग्रुप सेंटर से बियॉन्ड बने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यानी दो सेल्स जो बनेगा, दो सेल्स इक्वल सेल्स नहीं बनेंगे, अनइक्वल सेल्स बनेंगे। और जब अनइक्वल सेल्स हो रहे हैं तो इसका मतलब इनमें जेनेटिक जो कंपोजिशन है, यानी डीएनए का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये दो डिसएडवांटेज है। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये सबसे सिंपल तरीका है सेल डिवीज़न करने का, और साथ ही ये बहुत फास्ट हो जाता है और बहुत ही कम एनर्जी इसके लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लिया। अब ये देखते हैं कि अमाइटोसिस होता कहाँ कहाँ है, किन किन सेल में होता है। यानी बैक्टीरियल जो भी सेल्स हैं सारे में अमाइटोसिस होता है। साइनोबैक्टीरिया में होता है, साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है, एल्गी, ठीक है, होते हैं। पैरामीशियम में होते हैं, कुछ कुछ ईस्ट में होते हैं, और जितने भी डिजीज सेल है या फिर जो ओल्ड सेल है सारे में अमाइटोसिस सेल होता है। और साथ ही मैमिलियन कार्टिलेज में भी क्या होता है, अमाइटोसिस होता है। तो चलिए अब दूसरा सेल डिवीज़न पढ़ते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस पढ़ने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे हम लोग। ये क्या है, सेल साइकिल। क्या है, सेल साइकिल। अब देखिए सेल साइकिल होता क्या है, सेल साइकिल एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इज जीनोम सिंथेसाइज ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। सेल साइकिल का मतलब क्या होता है, ये एक सीक्वेंस है, स्टेप है, जिसमें क्या होता है, इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स का एक एक करके स्टेप्स है, जिसमें क्या होता है, सेल जो है अपने अंदर का जीनोम यानी डीएनए का क्या करता है, डुप्लीकेशन करता है, डीएनए को डबल करता है। और जो भी सेल्स के अंदर में जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे ऑर्गेनल्स को क्या करता है, फिर से सिंथेसाइज करता है, यानी एक्स्ट्रा डबल बनाता है। और क्या होता है, इवेंचुअली लास्ट में जाकर के क्या होता है, जब सारी चीज़ बन जाते हैं तो एक सेल दो डॉटर सेल्स में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब देखिए दो डॉटर सेल्स में डिवाइड तो होता है। अब ये जो है कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। कोऑर्डिनेटेड वे का मतलब होता है एक स्टेज या एक स्टेज का जो फंक्शन है, जो काम किया हुआ है, वो दूसरे स्टेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरे स्टेज का फंक्शन जो है वो तीसरे स्टेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जैसे क्या होता है, सिक्वेंसली हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पढ़ते हैं। जैसे 1 का जो हम लोगों को नॉलेज है थोड़ा बहुत 2 में काम आता है, 2 का नॉलेज है 3 में काम आता है, 3 का नॉलेज 4 में काम आता है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये जेनेटिक कंट्रोल में होता है। जेनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है, ये जीन इसको कंट्रोल करते हैं, ये सारे फंक्शन को क्या करते हैं, जीन कंट्रोल करते हैं। जैसे हम लोगों में होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते हैं, मतलब अपना क्लासेस अप करते हैं। जैसे 1 के बाद 2 गए, 2 के बाद 3 गए, 3 के बाद 4 गए, 10 ऐसे करके जाते हैं। ना कि हम लोग ऐसा नहीं करते 1 के बाद 5 गए, 5 के बाद 10 गए, ऐसा नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते तो क्या होता,
क्या डिसएडवांटेज होता है? पहला डिसएडवांटेज होता है कि हम लोगों का माइंड, जो हम लोगों का ब्रेन उतना डेवलप नहीं कर पाता, साथ में हम लोग उतना ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होते। तो इसी तरह से यहाँ क्या होता है कि अगर जेनेटिक कंट्रोल में नहीं रहेगा तो सेल जो डिवाइड करने को 1 आवर में, अगर सपोज टू भी मान लीजिए कि 1 आवर में कोई सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, 1 आवर में 4 पार्ट या 5 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि 1 आवर में 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, तो इक्वली क्या होगा, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मान लें कि 1 आवर में अगर 5 सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं और जेनेटिक कंट्रोल होते हैं। देखिए सेल साइकिल का ड्यूरेशन जो है ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइम होता है और सेल टू सेल वेरी करता है। अगर एग्जांपल लिया जाए तो बैक्टीरिया में जो है, यानी ईस्ट में जो है 90 मिनट्स में हो जाते हैं सेल डिवीज़न, और जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में कितने टाइम्स में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर लगता है। तो अब सेल साइकिल के भी 2 फेज़ होते हैं। सेल साइकिल का 2 फेज़ क्या होता है, एक इंटरफेज़ होता है और एक होता है एम फेज़। इंटरफेज़ को हम लोग प्रीपरेटरी फेज़ भी बोलते हैं और रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं। प्रीपरेटरी फेज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रिपरेशन होता है, इस स्टेज में क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। और रेस्टिंग फेज़ क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ सेल रेस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ सेल क्या कर रहा है, यहाँ सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, यानी हलचल कोई काम नहीं कर रहा है। यानी अगर सेल के बाहर से कोई चीज़ देखेंगे तो वो काम हम लोगों को नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या, कि ये तो चुपचाप से बैठा हुआ है, ये सेल कोई काम नहीं कर रहा है, बट एक्चुअल में वो क्या करता है, काम करता है, अंदर से काम करता है, बट बाहर से वो किसी को दिखता नहीं, ऐसा काम करता है। अब देखिए इस पीरियड में तो प्रिपरेशन होता है। इस पीरियड में जब देखिए कोई भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, 10 या 11 का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जो करते हैं, हम लोग 1 ईयर प्रिपरेशन करते हैं, देन जा कर के लास्ट में 3 आवर्स में वो पूरा हम लोग देते हैं। तो प्रिपरेशन करने में क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे ही यहाँ पर इंटर फेज़ में क्या होता है, प्रिपरेशन करने में मोस्ट ऑफ टाइम लगता है, यानी 95% टाइम प्रिपरेशन करने में। अगर एग्जांपल में बात किया जाए तो ह्यूमन सेल में अगर मान लीजिए कि 24 आवर में डिवाइड कर रहा है तो 23 आवर वो प्रिपरेशन स्टेज होता है और 1 आवर एम फेज़ में जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस फेज़ में, इंटर फेज़ में सेल अपने आप को मैक्सिमम ग्रोथ करवाएंगे और जो डीएनए है, डीएनए को डुप्लीकेट करेंगे, यानी डीएनए इस स्टेज में क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, अब इस फेज़ को अगेन हम लोग थ्री फेज़ में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। 3 फेज़ में डिवाइड किए हैं, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। G1 फेज़ को हम लोग गैप 1 फेज़ भी बोलते हैं, G1 फेज़ को हम लोग गैप 1 फेज़ भी बोलते हैं, ग्रोथ 1 फेज़ भी बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज़ बोलते हैं और प्री सिंथेसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज़, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एम फेज़ के बाद ये फेज़ आता है, इसीलिए पोस्ट बोलते हैं। और प्री सिंथेसिस फेज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होने से पहले ये स्टेज आता है, प्री सिंथेसिस फेज़। अब देखिए इस स्टेज में होता क्या है, इस स्टेज में जो डीएनए जो सेल है बहुत एक्टिव रहते हैं, अपने आप को ग्रोथ करवाते हैं। इस स्टेज में डीएनए कभी भी डबल नहीं होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता, यानी डुप्लीकेशन को रेप्लिकेशन वर्ड दिया गया है, रेप्लिकेशन नहीं होता है। बट यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए बनने का जो प्रोसेस है, न्यूक्लियोसाइड जोड़ करके क्या बनता है, डीएनए बनता है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए पॉलीमरेज का फॉर्मेशन हो जाता है। डीएनए पॉलीमरेज इस एंजाइम है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन करने में हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ प्रोटीन बन जाता है, एक्सेप्ट हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनता है जो कि एस फेज़ में बनेगा, और ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं बनता है जो कि G2 फेज़ में पहुँचेगा। या इस फेज़ में जितने भी सेल्स के ऑर्गेनल्स है, सारे ऑर्गेनल्स क्या होंगे, डुप्लीकेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन इस स्टेज में नहीं होता है, ना ही गोल्जी बॉडी का होता है, ना ही तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट का होता है, और ना ही सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम किसको बोलते हैं, 2 सेंट्रियोल के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम का भी डुप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चल के एक फेज़ पढ़ेंगे हम लोग जिसको G0 फेज़ बोलते हैं।
G0 फेज़ बाद में पढ़ते हैं। चलिए पहले एस फेज़ पढ़ते हैं। एस फेज़ को हम लोग सिंथेटिक फेज़ बोलते हैं। सिंथेटिक फेज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल से जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट हो रहा है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो अभी हम G1 फेज़ में बताएं कि एक एंजाइम बना था डीएनए पॉलीमरेज, यानी यहाँ पर उस डीएनए पॉलीमरेज का काम होगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का काम होगा, साथ में जो भी हमारा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बना था वो सारे चीज़ इसमें इस्तेमाल होंगे। साथ में क्रोमैटिन जो है डुप्लीकेट करेगा, वही क्रोमैटिन का मतलब डीएनए बताएं अभी हम थोड़ी देर पहले, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा, सेंट्रियोल का मतलब होता है वही सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम बनेगा, सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन होगा। सेंट्रोजोम क्या करता है, अगर एनिमल सेल है तब, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम होता है बट प्लांट सेल में सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल नहीं होता है, तो सेंट्रियोल का क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। यहाँ देखिए डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा, ना कि डीएनए मतलब क्रोमोजोम नंबर बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा, क्रोमोजोम नंबर नहीं बढ़ेगा। देखिए G2 फेज़, G2 फेज़ क्या है? G2 फेज़ में, G2 फेज़ को G1 फेज़ के जैसा ही पढ़ेंगे। G2 फेज़ को गैप 2 फेज़ बोलते हैं हम लोग, और ग्रोथ 2 फेज़ बोलते हैं। प्री माइटोटिक फेज़ बोलते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज़ बोलते हैं। प्री माइटोटिक क्यों बोलते हैं? माइटोसिस से पहले हो रहा है, और पोस्ट सिंथेसिस क्यों बोल रहे हैं? एस फेज़ के बाद हो रहा है, इसीलिए। अब देखिए जो जो चीज़ नहीं बना था G1 फेज़ में, यहाँ वो चीज़ बनेगा, यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगा, आरएनए बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ सेल जो है मैक्सिमम साइज़ में बन जाएंगे, मतलब मैक्सिमम साइज़ अटेन कर लेगा सेल, ताकि वो डिवाइड कर सके। अब देखिए यहाँ एक G0 फेज़ लिखा हुआ है, अभी हम इसी फेज़ के बारे में बात कर रहे थे। इसको क्विसेंट स्टेज या इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, देखिए पहले क्या होता है कि जब सेल जब G1 फेज़ में रहता है ना, तो G1 के एंड में पहुँचते पहुँचते सेल को एक डिसीज़न लेना पड़ता है कि सेल जो है आगे सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। अगर करता है तो उसको सेल डिवीज़न करना पड़ेगा, और अगर नहीं करता है यानी एस फेज़ में नहीं जाएगा, G1 के बाद एस फेज़ में नहीं जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, G1 के लास्ट में एक इनएक्टिव स्टेज होता है जिसको G0 फेज़ बोलते हैं, वो सेल G0 फेज़ में चला जाएगा। सेल साइकिल में ही रहेगा बट G0 फेज़ में चला जाएगा। कुछ सेल, सारे सेल्स का बात नहीं कर रहे, कुछ कुछ सेल्स इस फेज़ में जाते हैं। यहाँ क्या होता है, सेल जो है एक्टिव रहते हैं बट डिवाइड नहीं करते हैं, यानी वो जिंदा है बट वो डिवीज़न नहीं कर रहे, यानी काम नहीं कर रहे, बट उनको काम से क्या किया गया है, रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है, या तो टेम्पररी रिस्ट्रिकेट किया गया है या परमानेंटली रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है। क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि देखिए इस स्टेज को हम लोग इनएक्टिव स्टेज का भी नाम दिए। क्यों नाम दिए? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में सेल जो है डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल जो है एक्चुअली इस स्टेज में एक्चुअली सेल जो है डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ सेल जो है एग्जिट करते हैं, डू नॉट एग्जिट सेल डिवीज़न। इस फेज़ में क्या होता है, सेल जो है एक्टिव मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं बट प्रोलिफरेट यानी सेल डिवीज़न नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों का बात किया जाए तो हार्ट सेल और नर्व सेल जो है लाइफ में एक ही बार, लाइफ में क्या होते हैं, एक ही बार डिवाइड करते हैं, उसके बाद डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये हमारा इंटरफेज़ के बारे में हो चुका। ठीक है, अब एम फेज़ के बारे में पढ़ते हैं। एम फेज़ क्या है, माइटोटिक फेज़ है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में सेल डिवाइड करता है, यानी सबसे ज़्यादा, सबसे मतलब ड्रामे वाला काम सबसे ज़्यादा यही होता है, मतलब एक्चुअल काम में यहीं पर होता है। जैसे हम लोग थ्रू आउट द पीरियड क्या करते हैं, थ्रू आउट द सेशन क्या करते हैं, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए, और एट द एंड ऑफ सेशन एग्ज़ाम देते हैं। तो उसी 3 घंटे के अराउंड में हम लोगों का वो रिज़ल्ट दिखता है, हम लोगों का क्या रिज़ल्ट आने वाला है, वैसे ही यहाँ पर होता है। अब देखिए इसका 5% टाइम लगता है, यानी 1 आवर टाइम लगता है। बात किया जाए तो इसको 2 स्टेज में अगेन डिवाइड किया गया है, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस का मतलब ऑलरेडी बता चुके हैं, कार्योकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है
साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। तो दोस्तों देखिए, कार्योकाइनेसिस यानी एम फेज जो होता है स्टार्ट होता है कार्योकाइनेसिस से और एंड होता है साइटोकाइनेसिस पर। कार्योकाइनेसिस से स्टार्ट होता है। कार्योकाइनेसिस को भी अगेन क्या किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। देखिए ये चारों फेज के बीच में कोई भी कट क्लियर लाइन नहीं दिया हुआ है कि ये स्टेज के बाद ये स्टेज आएगा, ये स्टेज के बाद ये आएगा, ऐसा कोई कट क्लियर लाइन नहीं दिया हो। बस कुछ इस फेज़ में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं जिससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक इस फेज़ में आता है। साइटोकाइनेसिस जो है, साइटोकाइनेसिस एनिमल्स में और प्लांट में डिफरेंट तरीके से होते हैं। यानी एनिमल में अगर बात करें तो फ्यूरो मेथड से होते हैं या ग्रुप बनते हैं, और अगर प्लांट में बात करें तो यहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए हम लोग आज इस वीडियो में सिर्फ एम फेज के बारे में कुछ जानेंगे, बस थोड़े बहुत ही पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एम फेज के डीप डिटेल्स पढ़ेंगे, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज का डिटेल्स पढ़ेंगे, और साथ ही साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, और बचा हुआ पार्ट जो मियोसिस है उसको स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। तो देखिए हम लोग पहले एम फेज़ का पहले पढ़ लेते हैं क्या है। एम फेज़ में क्या लिखा हुआ है, 5% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल बिकॉज मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वर्चुअली ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल अकर होते हैं। यहाँ स्टार्ट विद कार्योकाइनेसिस एंड एंड्स एट साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस अगेन डिवाइड करते हैं 4 मेजर पार्ट में, बट देयर इज़ नो क्लियर कट लाइन बिटवीन इट। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं गाइज हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों में जिनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।